सत आदाब और आप सभी लोगों का वापस से स्वागत है मेरे YouTube चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों आज वी आर बैक अगेन विद आवर एपिसोड नंबर 8 ऑफ फ्रॉम टॉपर्स नोट, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स के उस स्ट्रॉन्ग पिलर की जो हमारी फ्रीडम्स को डिफाइन करता है। दोस्तों अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी पा ली और जब हमने आज़ादी पाई, जब हमने वो फ्रीडम पाई, तो वो फ्रीडम हमने पाई थी इन्हीं सब फ्रीडम्स के लिए, इन्हीं फंडामेंटल राइट के लिए, इसी आर्टिकल के लिए जिसको हम लोग राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल 19 के नाम से जानते हैं। दोस्तों आर्टिकल 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है, क्योंकि वो जो कि फ्रीडम एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है उसको कैरी करता है और प्रोटेक्ट करवाता है हमारा स्टेट ओरिएंटेड ऑपरेशन से। दोस्तों आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमको कौन से फ्रीडम्स दिए गए हैं और उनके ऊपर किस प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। दोस्तों चलते हैं हमारे बेयर एक्ट पे और पढ़ते हैं व्हाट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम। दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आ गया होगा, राइट टू फ्रीडम इज द हेडिंग और 19 क्लॉज 1 के अंदर A B C D E F G, F जो है वो हटा दिया गया है। F यूज्ड टू बी द राइट टू प्रॉपर्टी, बेसिकली उसको हटा दिया गया है, ओमिशन कर दिया गया था उसका। आप इसमें A B C D E F G जो देख रहे हैं, आपने इसको इसी प्रकार से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि which clause and which specific point in that clause talks about the, for example, right to expression, talks about right to union and association। तो आपने इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसको याद करने का तरीका भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं A की, which is freedom of speech and expression। उसके बाद B which is assembly of peace without arms, C to form associations or unions, D to move freely throughout the territory of India, E to reside and settle in any part of the territory of India, and G to practice any profession or to carry any occupation, trade or business। तो दोस्तों बेसिकली आप जब तक आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं होगी, सबसे पहली चीज़ जो एक इंसान है वो क्या सोचता है कि मेरे को बोलने की आज़ादी हो, बोलने की आज़ादी आपको मिल गई। फिर आपको ग्रुप बनाने की आज़ादी, भीड़ में इकट्ठा होने की आज़ादी हो, जी आपको वो आज़ादी मिल गई। फिर आपको एसोसिएशंस और यूनियन बनाने की आज़ादी, वो आज़ादी भी आपको मिल गई। जब आपको ये मिल गया तो फिर आप क्या होगी, जी मेरे को भारत में भी घूमना है, तो भारत में घूमने की आज़ादी, जी आप भारत में कहीं भी जा सकते हो, उसकी भी आज़ादी आपको मिल गई। फिर जब कहीं भी जा सकते हो तो आपको फिर रहना भी है, तो आप कहीं भी रह सकते हो, जी आप कहीं भी रह सकते हो, आपको वो आज़ादी भी मिल गई। देन आप कहीं भी रह सकते हो तो फिर आप क्या वहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हो, बिल्कुल आप वहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हो, आपको वो आज़ादी मिल गई। तो बेसिकली बोलने से रह के रहने तक, रहने से लेके नौकरी करने तक जितनी भी फ्रीडम्स की हम लोग बात करते हैं, दोज ऑल फ्रीडम्स आर अंडर आर्टिकल 19 फ्रॉम A to G। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आप आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 को एक बार फिर से पढ़े। दैट्स रिटन ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। ऑल सिटीजन्स का मतलब है सिर्फ ये राइट जो है भारतीय नागरिकों के लिए है, नॉट टू द फॉरेनर्स। यानी फॉरेनर्स को हम ये फंडामेंटल राइट नहीं देते। बाकी हमारे कई सारे राइट्स हैं जो कि सबको अवेलेबल हैं, बट दिस आर्टिकल 19 इज ओनली एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन्स। पहला ए क्या कह रहा है, दैट्स टॉकिंग अबाउट द मोस्ट कंट्रोवर्शियल राइट, दैट्स राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। यानी आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको सब कुछ बोलने की आज़ादी है। तो दोस्तों कुछ भी बोल सकते हो, यानी मैं किसी और बंदे को गाली दे सकता हूँ, या मैं किसी और बंदे के बारे में अपशब्द बोल सकता हूँ, या मैं सच में कुछ भी बोल सकता हूँ। इसके बारे में हम जानेंगे आगे, मगर अभी वो मोटा मोटा अगर हम समझना चाहें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारा 1A के अंदर कवर होता है। देन वी कम टू 1B, इट्स असेंबली। एक जगह इकट्ठा होना, किसी सत्संग में जाना, किसी प्रोटेस्ट में जाना, किसी पार्टी में जाना, किसी रैली में जाना, यू कैन डू दैट, ठीक है, जस्ट यू हैव टू डू इट विदाउट आर्म्स। तो अब क्या हम कहीं पे भी इकट्ठे हो सकते हैं, किधर भी भीड़ लगा सकते हैं? अगर मैं बोलूँ जी मेरे को तो राष्ट्रपति भवन के अंदर भीड़ लगानी है, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? नहीं, हाँ, आगे चल के जानेंगे उसके बारे में भी। दोस्तों अगला है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। एसोसिएशन यूनियंस यानी आपको पता ही है, हर कॉर्पोरेशन, हर इंडस्ट्री में यूनियंस होती है। आप एसोसिएशन बना सकते हैं, चाहे वेलफेयर एसोसिएशन हो, चाहे आपकी सोसाइटी की एसोसिएशन हो, चाहे पार्टीज काइंड ऑफ एन एसोसिएशन, ठीक है। तो आप किसी प्रकार की एसोसिएशन, कोई भी यूनियन आप इंडिया के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। देन कम्स दी मूव फ्रीली इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हैं, आपको कोई भी रोकथाम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है
क्या मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, इंडिया किसी कोने में जा सकता हूँ? क्या मैं किसी एटॉमिक प्लांट में जा सकता हूँ, या मैं क्या किसी डिफेंस इंस्टॉलेशन में जा सकता हूँ? तो दोस्तों क्या जा सकते हैं नहीं, उसके बारे में हम जानेंगे अगले पॉइंट पे। ठीक है। ई, रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। क्या मैं इंडिया के हर पार्ट में रिजाइड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दी ई ऑफ दी 19E ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन। बट क्या मैं ऐसी जगहों पे रिजाइड कर सकता हूं जहां पे रिजाइड करना मना है? ठीक है। जैसे कि मैं कल को बोलूँ जी मेरे को तो अटोमिक भाभा सेंटर जो है वहीं पे जाके रिसाइड करना है, या कल को मैं बोलूँ जी भैया जहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी के जवान फोर फ्रंट पे रह रहे हैं मैं तो जी वहीं जाके रहूँगा, तो क्या उस पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है? आगे जाके देखते हैं उसको भी। जी, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस, यानी कोई भी प्रकार का बिजनेस, कोई भी प्रकार का ट्रेड आप कर सकते हैं। तो क्या मैं सच में कुछ भी कर सकता हूँ? इसको भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। दोस्तों आप इन जब फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम के जितने भी राइट्स हैं A to G को आप पढ़ रहे हो, आपके मन में खुद सवाल आ रहा होगा यार अगर सच में ऐसा हो जाएगा तो क्या हमारा देश ढंग से चल पाएगा? दोस्तों इसी चीज़ों को मद्दे में नजर रखते हुए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर इन राइट्स को कर्टेल किया गया। दोस्तों रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कोर्ट की नज़र में रीजनेबल, यानी सिचुएशन के हिसाब से फैक्ट्स के बेसिस पे किसी तरीके से ये माना जा सके कि वो रीजनेबल थी टू रिस्ट्रिक्ट समवन्स राइट टू फ्रीडम। तो दोस्तों 1 के अंदर तो हमारी सारी फ्रीडम्स आ गई, बट 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 जो बाकी क्लॉजेस हैं ना आर्टिकल 19 के, वो इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए इनको हम जिस तरीके से हमने ABCD पढ़ा है उसी तरीके से जो 2 है वो रिस्ट्रिक्शन है A की, ठीक है, जो 3 है वो रिस्ट्रिक्शन है B की, ऐसी करके हमारी सारी रिस्ट्रिक्शंस चलेंगी एंड तक। चलिए आइए अब हम चलते हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को और पढ़ते हैं कि 19 क्लॉज 2 के अंदर A यानी टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की रिस्ट्रिक्शन किस बारे में बात करी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं ये लिखा गया है 2 को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं 3 छोटा सा मार्क किया हुआ है। देखिए 3 आप नीचे आएंगे तो लिखा गया दिस इज इंसर्टेड इन द फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। दोस्तों रमेश थॉपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि लैंडमार्क जजमेंट में से एक है और मैंने हमारे लैंडमार्क जजमेंट वाले वीडियो में भी डाला हुआ है। तो उस केस के अंदर आप जब पढ़ेंगे तो रमेश थापर बेसिकली एक मैगजीन्स पब्लिश करते थे जिसने ही वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उस मैगजीन के अंदर उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म जवाहरलाल नेहरू का किया। ही वॉज अ कम्युनिस्ट and Pramila Thapar and all those. He was a grandfather of Pramila Thapar and the फाउंडिंग मेंबर्स इन कम्युनिस्ट पार्टी। तो उन्होंने एक मैगजीन पब्लिश किया जिसके अंदर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर जब जवाहरलाल नेहरू ने उनको पहले पकड़ लिया पुलिस ने, वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर वो छूट कर आ गए। तो जवाहरलाल नेहरू टुक दिस एज अ ब्रूज ऑन हिज फेस, और उन्होंने सबसे पहला जो अमेंडमेंट किया था जिसके अंदर हमने हमारा शेड्यूल 7 भी डाला था, शेड्यूल 7 भी डाला था, उसी तरीके से शेड्यूल 9 डाला था। उसी के तर्ज पे इन लोगों ने क्या करा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन लोगों ने 19(2) को अमेंड कर दिया और उसके अंदर और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाल दी। तो दोस्तों आइए उन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पढ़ते हैं और क्या कह रहा है 19(2) उसको पढ़ते हैं। नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, यानी हम क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए की बात कर रहे हैं, शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। तो बेसिकली कह रहे हैं नथिंग शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इन सो फार एज सच लॉ इम्पोजेज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये कह रहा है कि भैया स्टेट को हम लोग नहीं रोक सकते टू मेक एनी लॉ विच इम्पोजेज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्ड इन द सेड सब क्लॉज। यानी 1A के अंदर जो राइट है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हम स्टेट को नहीं रोक सकते ऑन द ग्राउंड्स। अब आगे ग्राउंड्स बताएगा किन ग्राउंड्स पे है। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relation with foreign state, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation and incitement to an offense। दोस्तों ढंग से आप पढ़ेंगे तो आपकी स्क्रीन पे 9 रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। ये 9 रिस्ट्रिक्शंस हैं सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी यानी भारत की अखंडता और सॉवरेनिटी का ध्यान रखना है, सिक्योरिटी का ध्यान रखना है कंट्री की, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट यानी जो आपके अच्छे दो मित्र दोस्त हैं बाहर के देशों में उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर यानी आपको पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, डिसेंसी कुछ आप में उसको बोलते समय डिसेंसी भी होनी चाहिए, मोरालिटी की बात की गई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए, यानी बोलने में आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इतने भावुक हो जाएं कि आप कोर्ट के अवेल ना कर दें, डेफेमेशन यानी किसी बंदे को आपको डिफेम नहीं करना है, इंसाइटमेंट ऑफेंस किसी बंदे को आपने ऑफेंस करने के लिए इंसाइट नहीं करना है। तो ये रीजनेबल 9 रिस्ट्रिक्शंस हैं और आपने इनको रट के जाना है ढंग से ध्यान से।
2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसमें वेरी स्मार्टली दे हैव एंटर्ड पब्लिक इंटरेस्ट इन दी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्वेश्चन. लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज और उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट को मार्क कर दिया. दोस्तों दैट वाज पब्लिक ऑर्डर. इतना माइन्यूटली आपकी नॉलेज को ये लोग चेक करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते. इसलिए मैंने आपको बोला फंडामेंटल राइट्स क्लॉज बाय क्लॉज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट्स क्लॉज बाय क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैंने 9 रिस्ट्रिक्शंस आपकी स्क्रीन पर डाल दी है, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि 9 रिस्ट्रिक्शंस ही आपकी रिस्ट्रिक्शंस आपको याद करनी है. तो मेक श्योर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हमारी किन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आती है, हम उनको याद कर पाएं. चलिए अब चलते हैं हमारे क्लॉज 3 के ऊपर. क्लॉज 3 क्या कर रहा है? इट्स बेसिकली रिस्ट्रिक्शन ऑफ सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 1 which talks about assembly. तो ये कह रहा है नथिंग इन सब क्लॉज बी ऑफ द सेट क्लॉज शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग लॉ इन सो फार एज टू इम्पोज और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ. तो नथिंग शुड स्टॉप स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ. अगेन रिस्ट्रिक्शंस आर इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यस. पब्लिक ऑर्डर, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय द सेट क्लॉज. तो इसमें 2 ही रिस्ट्रिक्शन इन लोगों ने दिए एंड दैट इज सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर. यानी आप असेंबली कर सकते हैं मगर भारत की अखंडता, भारत की सॉवरेनिटी को अगर आप खतरा पहुंचाएंगे तो वो रिस्ट्रिक्शन के अंदर आएगी और आपको रोका जा सकता है. या फिर आप अगर पब्लिक ऑर्डर खराब कर रहे हैं, यानी जो लॉ एंड ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर है, अगर आप उसे खराब कर रहे हैं तो आपको उससे रोका जा सकता है. तो दोस्तों जब आप पढ़ते होंगे सेक्शन 144 इंपोज करते हो, सेक्शन 144 जो इंपोज किया जाता है वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेनेंस के लिए ही किया जाता है. तो इसलिए फिर उसके अंदर जब कोई एक असेंबली बनाता है तो वो असेंबली इलीगल इसलिए हो जाती है कि वो पब्लिक ऑर्डर के रिस्ट्रिक्शन के अंदर आ गई. तो बड़े ही कैटेगरिकली इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है हमारी असेंबली के ऊपर. अब चलते हैं अगला 4th के ऊपर. तो 19(4) बात कर रहा है इन क्लॉज सी, और क्लॉज सी क्या है? एसोसिएशन एंड यूनियंस. ठीक है. Nothing in clause subclause C of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as to prevent the state from making any law imposing in the interest, sovereignty, integrity of India 1, public order 2 and morality. Reasonable restriction on the exercise. तो इसमें इन्होंने बात करी है 3 चीज़ों की, sovereignty, integrity, public order and morality. यानी आप कोई भी एसोसिएशन या कोई भी आप यूनियन ऐसी बनाएं जिससे देश की अखंडता, प्रभुत्व को फर्क पड़े, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को फर्क पड़े, या मोरालिटी यानी वो मॉरली गलत हो, तो फिर भैया उस पर रिस्ट्रिक्शन रख सकता है. यानी हम बोल रहे हैं भी एसोसिएशन की बात है तो आपको याद होगा बहुत समय पहले इंडिया के अंदर एक सिमी नाम का ग्रुप बन गया था, ठीक है, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी. भैया वो भी एक काइंड ऑफ एसोसिएशन थी, बट दैट वाज थ्रेटनिंग टुवर्ड्स द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. तो क्या उसको हम लोग अलाउ कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे. उसको बैन किया गया, पकड़ा गया और उसके जो फाउंडर्स उनको जेल में डाला गया. सेम तरीके से अभी आप पीएफआई का एग्जांपल देख सकते हैं. पीएफआई को सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के अंदर ही पकड़ा जा रहा है, क्या पता बहुत जल्दी उनको भी बैन कर दिया जाए. तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स. जब आप ऐसी कोई एसोसिएशन बनाए जो सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और अपना मॉरलिटी को खराब करे. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर तो हर जगह ही है, क्योंकि मेन चीज जो है इस देश की अखंडता, प्रभुत्व और पब्लिक ऑर्डर यानी पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलाइजेशन बनाना है. अब चलते हैं हमारे D और E, यानी दिस इज टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन और residing in some specific area. So nothing in subclause D and E of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as to impose or prevent the state from making any law. So nothing can be stopped a state from making any law imposing reasonable restriction on the exercise of any of the right conferred with the subclause. Subclause D और E की बात हो रही है, तो उसके subclause में बना सकते हैं in which restriction and the restrictions are इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक और द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब. तो दोस्तों पब्लिक आ गया ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप अगर किसी बंदे को कहीं पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे कई बार होता है ना, एक जगह पे बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान आंदोलन हुआ था कि किसान आंदोलन में किसान दिल्ली आना चाहते थे, बट उनको क्या करा गया, बॉर्डर पे रोक दिया गया. सो दे हैव रिस्ट्रिक्टेड देयर मूवमेंट. जो हमारे क्लॉज डी के अंदर आता है कि भैया मैं तो कहीं भी मूव कर सकता हूँ फ्रीली, तो क्यों रोक दिया गया? क्योंकि भैया अगर सारे किसान दिल्ली में आ जाते तो पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाता, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती, बहुत ज़्यादा दंगे या बहुत सारा प्रॉब्लम्स की गुंजाइश थी पुलिस को. तो इसी तरीके से पब्लिक ऑर्डर इज वन ऑफ द part of restriction, reasonable restriction when we talk about D and E. And there is another thing that is talking about scheduled tribes. दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स एरिया हैं, जैसे कि आप लोगों ने एग्जांपल सुना होगा ब्लैक बक का, बिश्नोई क्लैन था जिन्होंने सलमान खान को दे हैव ड्रैग्ड हिम टू द कोर्ट. तो ऐसे बहुत सारे ट्राइबल्स एरिया हैं जहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, अपनी टेरिटरीज को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है. आपको पता होगा दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़,
जहाँ पे हम नक्सली प्रॉब्लम्स देखते हैं, वो सारे नक्सली बेसिकली जो है वो ट्राइबल्स को ही फुसला के और उनको ही भड़का के ऐसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि ट्राइबल्स आर वेरी 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 प्रोटेक्टिव एंड वेरी वेरी into their land, into their flora and fauna, into their rituals। तो इसलिए जो है scheduled tribes की रिस्पेक्ट करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स ने रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेटलमेंट को एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दी है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली लोग शेड्यूल ट्राइब वाले पार्ट को हमेशा स्किप कर देते हैं। तो इसके बाद जो है हमारा अब अगला रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है दैट इज टॉकिंग अबाउट दी रिस्ट्रिक्शन ऑन आर जॉब एंड प्रोफेशन का जो फ्रीडम हम लोगों को है उसके बारे में अब ये बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं उसके ऊपर और बात करते हैं हमारे 6th के clause के ऊपर। So 6th clause is talking about nothing in subclause G of the said clause shall affect the operation of any existing law insofar as to impose or prevent the state from making any law imposing in the interest of general public reasonable on the exercise of the right conferred in the said subclause। Of course वही सारी बातें हो रही हैं कि भैया said subclause में restriction लगाने के लिए reasonable ग्राउंड्स को यूज कर सकते हैं, और वो कौन सा है? नथिंग इन द सेट सब क्लॉज शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन सो फार एज टू रिलेट एंड प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। तो वो रीजनेबल ग्राउंड्स कौन से हैं? रीजनेबल ग्राउंड्स इज 1 and 2। द फर्स्ट वन इज प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो सरकार कोई भी ऐसा कानून बना सकती है डिक्लेयरिंग द प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। सपोजली सरकार कानून बना रही है कि भैया अगर आपने लोगों को इलाज करना है तो दिस इज अ स्पेसिफिक कोर्सेज यू हैव टू डू, दिस इज अ डिग्री यू हैव टू गेट, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दैट। वरना कल को बोले जी मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ और गले में स्टेथोस्कोप लेके बैठ जाऊँ एक दुकान खोल के और आता जाता कुछ नहीं है, बस कलम चलाए जा रहा हूँ और लोगों को बीमार ठीक होने चाह रहे हैं उनको और बीमार करे जा रहा हूँ। तो इसलिए उसी तरीके से आप लॉ देखिए, BCI है, ठीक है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो एक रिस्ट्रिक्ट करती है, एक लॉ बनाया गया है जिस तरीके से वो डिफाइन करती है। उसी तरीके आप CA को देख लीजिए, CEO की ICAI है जो लॉज बनाती है, जो बताती है कि व्हाट कोर्सेज शुड बी डन, व्हाट थिंग्स हैव टू बी डन टू बिकम अ CA। सिमिलर थिंग्स हैपेंस विद इंजीनियर्स, similar thing happens with other professions। So government can make law to make the qualification and professional skills, technical and professional qualification necessary to practice any law। That is very very important thing, ठीक है। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस है, बट दैट फ्रीडम आर रिस्ट्रिक्टेड बाय a specific knowledge you have to gain to do that specific work। Then there is second thing which is to carry on by the state or by corporation owned control by the state of any trade। सरकार जो है खुद या किसी कॉरपोरेशन के थ्रू ओन करके कोई भी ट्रेड कर सकती है, कोई भी बिजनेस कर सकती है, कोई भी इंडस्ट्री चला सकती है, कोई भी सर्विस कर सकती है, और उसमें से आप लोगों का यानी पब्लिक का एक्सक्लूजन पार्शली और कंप्लीटली कर सकती है इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन इंटरेस्ट ऑफ व्हाट, ऊपर जो लिखा गया आप देखो, पढ़ो क्या लिखा गया है, इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हम लोग, सरकार जो है वो किसी भी बिजनेस को टेक ओवर कर सकती है और कल को आके बोल सकती है जी इस फील्ड में सारा का सारा काम जो है वो सरकार करेगी। आज कर रही है सरकार, आज के डेट में आप चाहे नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर लीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज मिले आपके घर के अंदर, ठीक है, आपकी 100 बीघा जमीन है, मैं कह रहा हूँ 100 एकड़ जमीन है, उसके अंदर तेल मिलता है, तो वो तेल किसका होगा? वो तेल आपका नहीं होगा, वो तेल भारत सरकार का होगा। नेचुरल रिसोर्सेज पे पहला हक सरकार का है, सरकार ने उसे बता रखा है। आप नहीं बोल सकते भैया मैं कोल की माइनिंग करूंगा, मैं बदरपुर की माइनिंग करूंगा, आप समझ रहे हैं, ऐसे बहुत प्रोफेशन। आप नहीं बोल सकते कोलकाता की भैया एटॉमिक एनर्जी, कल को मुकेश अंबानी बोले जी मैं एटॉमिक एनर्जी बनाऊंगा, मेरे पास अरबों रुपया है, और वो टेक्नोलॉजी ला भी सकते हैं, वो फैक्ट्री सेटअप भी कर सकते हैं, बट वो काम नहीं कर सकते एटॉमिक एनर्जी का। क्यों? क्योंकि एटॉमिक एनर्जी जो है वो सरकार के अंदर है, सरकार चाहेगी तो उसमें पार्शली या कंप्लीट बैन पब्लिक का कर सकती है आने से। तो दोस्तों प्रोफेशन के अंदर दो हम लोगों ने लिमिटेशंस की बात करी, एक कि कोई भी प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप लोग एडअप कर दें, तो लॉ बना दें उसको लेकर किसी प्रोफेशन स्पेसिफिक के लिए, प्लस आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, उसके लिए आप किसी भी बिजनेस को फुल्ली और पार्शली टेक ओवर कर सकते हैं और यू कैन मेक श्योर कि उसमें जनरल पब्लिक नहीं आए। तो दोस्तों दीज आर 6 clauses। First clause is talking about all the freedoms and the other 5 clauses are talking about the reasonable restriction on those freedoms। तो right to freedom हमारे पास है definitely, but उस freedom पे कुछ reasonable restriction है, क्योंकि हमारे forefathers के साथ jurisprudence में बहुत सारे jurists का मानना भी ये है कि unlimited freedom देना भी is very very injurious to the sovereignty, integrity and democracy of a renowned or of a respected
country. So दोस्तों this is article 19 and clause by clause, restriction by restriction मैंने आपको explain करने की कोशिश करी है, and I hope I am able to teach you about article 19, one of the very important articles. इसके अंदर से specific question ज़रूर आ जाते हैं, और मैंने आपको एक question के थ्रू भी दिखाया कि इस तरीके से पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक इंटरेस्ट को उन लोगों ने एक तरीके से मजल अप कर दिया बच्चों के लिए, बच्चे एंड द स्टूडेंट्स लिटरली गॉट कंफ्यूज. तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें, इन आर्टिकल्स को बड़े ध्यान से पढ़ें. ये आर्टिकल 19, 14, 20, 21, आगे आने वाले जो कई और आर्टिकल्स हैं, 32, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनका वैल्यू हमारे लॉ एंट्रेंसेस में रहता है. सो दोस्तों, विद दिस सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ. टेक केयर एंड बाय बाय.